हेलो फ्रेंड, कैसे हूँ आप? आपके अपने यूट्यूब चैनल पर मैं रवि आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे, यानी क्लास 6 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी का, जो कि यह लेक्चर नंबर 1 है। पार्ट 1 कह सकते हैं, पार्ट 1 है, ठीक है। और इसमें हम लोग अध्याय 1 देखेंगे, उसके बाद अध्याय 2 देखेंगे, अध्याय 3 देखेंगे, इसी तरह से 6 कंप्लीट करेंगे, उसके बाद 7 कंप्लीट करेंगे, उसके बाद 8, 9, 10, 11, 12 तक हम लोग एनसीईआरटी लिस्टेड टॉपिक, इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपके मोबाइल स्क्रीन तक नोटिफिकेशन जाए और आप सबसे पहले वीडियो देख सके। जो कि आप सभी जानते हैं कि सभी टीचर, सभी सर हैं, वह रिकमेंड करते हैं 6 से 12 एनसीईआरटी पढ़ने के लिए। 6 से 12 एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। तो यह सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम लोग देखते हैं, जानते हैं कि एनसीईआरटी में क्या ऐसा बात है कि हम लोगों को पढ़ना जो कि ज़रूरत हो जाता है। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। देखिए, सबसे पहले आप चैप्टर देखेंगे हमारे अतीत, जो पहला चैप्टर है पार्ट 1, ठीक है। तो एनसीईआरटी का यह, सॉरी चेंज कर देता हूँ दोस्तों, एनसीईआरटी है। तो देखिए, पहला चैप्टर में आप देखेंगे कि हमारे अतीत के बारे में कह रहा होगा, ठीक है। अतीत के बारे में जानकारी जो कि पहला चैप्टर में कहा गया है। तो आप लोग अगर 6 के एनसीईआरटी है तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो आइए 6 के एनसीईआरटी जो कि कौन कौन चैप्टर, कौन कौन टॉपिक आपको इम्पोर्टेंट है, वही इसमें लिखा गया है। तो आइए शुरू करते हैं। तो अतीत के बारे में आप कैसे पता लगा सकते हैं? अतीत के बारे में आप कैसे पता लगा सकते हैं? जैसे 1000 साल पहले क्या हुआ था, लाख साल पहले क्या हुआ था, 1.5 लाख साल पहले क्या हुआ था, ऐसे कैसे पता लगा सकते हैं कि उस समय के मानव क्या करते थे? तो आप पता लगाने के लिए आप रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविज़न देख सकते हैं, या अखबार पढ़ सकते हैं, या पहले व्यक्ति से बात कर सकते हैं, उस समय के जो व्यक्ति होंगे उससे बात कर सकते हैं। तो ये पॉसिबल नहीं होता है, जो कि उस समय का व्यक्ति अभी जिंदा नहीं होगा। तो या रेडियो, टेलीविज़न, अखबार। तो रेडियो, टेलीविज़न, अखबार यह कहाँ से ले आएगा? तो लेख अभिलेख द्वारा कुछ प्रमाण मिले होंगे, उससे पता लगाया जा सकता है कि उस समय के मानव क्या करते होंगे, ठीक है। तो इसी के बारे में कह रहा है पहला जो कि टॉपिक है, अतीत के बारे में आप कैसे पता लगा सकते हैं। आइए नेक्स्ट कह रहा है आप अतीत के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। पहला है अतीत के बारे में कैसे पता लगाएं? तो आप लेख अभिलेख, बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं, उनसे पता लगा सकते हैं कि उस समय के मानव क्या करते थे। और सेकंड है अतीत के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। दोस्तों, जो कि आपको बेसिक लेकर मैं चल रहा हूँ, आपको पूरा बेस क्लियर कर इसमें चला जाएगा कि आपका कोई भी क्वेश्चन आए और छूटे नहीं, और आपका जो है बेस वो मजबूत रहे। अगर दोस्तों घर बना रहे हैं, मान के चलिए, वहाँ पे अगर आप नीचे जो कुर्सी देते हैं वही आपका बेस मजबूत नहीं होगा, तो ऑटोमेटिक है कि ऊपर वाला आपका ढह जाएगा। उसी तरह से आप अगर बेस अभी मजबूत नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिक है कि आप ऊपर जाएंगे, एग्ज़ाम में बैठेंगे तो ऑटोमेटिक ढह जाएंगे। इसलिए आप लोग बेस मजबूत कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। तो आपने पढ़ा होगा कि अतीत के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं, जैसे क्या खाते थे उस समय के मानव, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे, आखेटक को थे, आखेटक माने शिकार होता है, पशुपालक थे, कृषकों थे यानी कृषि करते थे, शासकों थे, व्यापारियों थे, पुरोहित थे, शिल्पकारों थे, कलाकारों थे, संगीतकारों थे, और वैज्ञानिकों थे। जानकारियाँ ये सब का मिला है। लेख अभिलेख द्वारा जो कि जानकारी प्राप्त हुआ है कि मानव उस समय का ये काम करते थे और इनसे परिचित थे मानव। चलिए आइए हम लोग
जानते हैं कि आप लोग दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं तो मैप लेकर ज़रूर बैठिए, उसमें आप लोग देखिएगा। तो मैप में आप लोग देखिए कि उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरथर पहाड़ी नज़र आता होगा। एनसीईआरटी बुक में भी देख सकते हैं आप लोग, सुलेमान और किरथर की पहाड़ी नज़र आता होगा। वहाँ पे एक स्थान है, वहाँ से 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ, स्त्री पुरुषों ने दोनों ने गेहूं तथा जौ उपजाना आरंभ किया। कहाँ पे किया? सुलेमान और किरथर पहाड़ी में। ठीक है, क्या? तो स्त्री और पुरुषों दोनों ने गेहूं तथा जौ उपजाना आरंभ किया। ठीक है, चलिए एक पॉइंट बन गए आपको। चलिए नेक्स्ट है सिंधु नदी। सिंधु नदी का जो कि सहायक नदी है, झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी नदी, सतलुज नदी, ब्यास नदी और सहायक नदी दोस्तों उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। सहायक नदी क्या कहते हैं? ये सब दोस्तों सहायक नदी है, सिंधु नदी के जो कि सहायक नदी है। तो सहायक नदी उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में जाकर मिल जाती है, उसको सहायक नदी बोलते हैं। तो सिंधु नदी के जो सहायक नदी है झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज, ब्यास। ठीक है, तो इतने सारे जो कि सिंधु नदी के सहायक नदी है। तो सहायक नदी लगभग 47,000 वर्ष पूर्व कुछ आरंभिक नगर फले फूले। सहायक नदी के आसपास में कुछ आरंभिक नगर जो है उस समय सहायक नदी के अगल बगल में फले फूले थे। चलिए नेक्स्ट है गंगा। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध कहलाता था। गंगा के आसपास जो दक्षिण में गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास के क्षेत्र को प्राचीन काल में मगध कहा जाता था। प्राचीन काल में मगध कहा जाता था और वर्तमान में आप देखेंगे तो वर्तमान में यही मगध को बिहार कहा जाने लगा। ठीक है, चलिए तो आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? मगध कहा जाता था। तो ऐसे पूछेंगे गंगा के दक्षिण के नदियों में आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता था प्राचीन काल में? तो मगध कहा जाता था और वर्तमान में इसी का नाम बिहार पड़ गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है देश के नाम। देश के नाम तो भली भांति आप लोग जानते हैं कि इंडिया तथा भारत। तो इंडिया शब्द जो कि इंडस शब्द से निकला हुआ है, इंडिया शब्द इंडस शब्द से निकला हुआ है और इंडस का संस्कृत अगर नाम पूछे तो सिंधु होता है। संस्कृत में इसको सिंधु बोलते हैं इंडिया इंडस को। लगभग 25 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस क्या कहा? सिंधु को हिंदोस कहा, हिंदोस अथवा इंदोस कहा। इसी नदी के पूर्व में जो स्थित भूमि था उसको इंडिया कहा। ठीक है, उसी समय से नाम जो कि इंडिया भारत का नाम जो पड़ा। ठीक है, चलिए तो आप सभी जानते हैं कि इंडिया का जो कि अन्य नाम है हिंदुस्तान, इंडिया, भारत, आर्यावर्त और एक जम्बू द्वीप। ठीक है, तो इतने सारे जो कि भारत के नाम हैं। चलिए नेक्स्ट है पांडुलिपि। पांडुलिपि आप लोग जानते हैं दोस्तों, पांडुलिपि क्या होता है? तो पांडुलिपि जो कि हाथों से लिखना, हाथों से लिखने वाले को पांडुलिपि कहते थे। और इसको उस समय दोस्तों, ठीक है, और इसको जो कि अंग्रेजी में हम लोग उस समय बोलते थे मैन्यूक्रिस्ट। अंग्रेजी में पांडुलिपि को क्या बोला जाता है? मैन्यूक्रिस्ट। और लैटिन शब्द में अगर पूछ दिया जाए तो मेन्यू, मेन्यू बोला जाता है और इसका अर्थ होता है हाथ, हाथ से लिखना। और पांडुलिपि जो कि तारपत्रों अथवा हिमालय में उगते भूर्जपर्वत नामक पेड़ की छाल से तैयार किया जाता था और भोजपत्र पर लिखा जाता था। क्या से तैयार किया जाता था? जो कि हिमालय में एक पेड़ उगता था, भूर्ज नामक पेड़ की छाल से तैयार किया जाता था और लिखा जाता था, भोजपत्र पर लिखा जाता था हाथ से, पांडुलिपि को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है
पुरातत्वविद। पुरातत्वविद क्या होता था? तो अतीत में बनी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को पुरातत्वविद कहलाता है। तो पुरातत्वविद क्या कहलाता है? अतीत में जो बनी वस्तुओं हैं उसका अध्ययन करने वाला जो व्यक्ति है वो पुरातत्वविद कहलाता है। जैसे आप देखिए, पत्थर और ईंट इमारतों के अवशेष, चित्र, मूर्तियों का अध्ययन करते थे, औजार, हथियार, आभूषणों, इसको अध्ययन करने वाला व्यक्ति को पुरातत्वविद कहलाता था। ठीक है, कहा जाता है। जैसे औजार, हथियार, आभूषण, चित्र जो उस समय के मानव के बनाए गए थे, क्या मानव उस समय बनाते थे, कैसा मूर्ति बनाते थे, कैसा औजार रखते थे, इस सब को अध्ययन जो करता है उसको पुरातत्वविद कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को समझ में आता होगा। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पे दोस्तों हम लोग एक पॉइंट लिख दिए हैं, इसी एनसीईआरटी में दिया गया था। तो हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? तो देवनागरी लिपि बोलते हैं और लिखते क्या है? हम लोग लिपि लिखते हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा, छोटा सा पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट है इतिहासकार। तो बताइए इतिहासकार क्या है? तो स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं, स्रोत शब्द से पता लगाते हैं इतिहासकार। तो इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं, उसे इतिहासकार कहते हैं, स्रोतों का पता लगाते हैं। ठीक है, चलिए अब आपके मन में आता होगा अभिलेख क्या है? अभिलेख क्या है? तो ऐसे लेख जो पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्तीर्ण किए गए हो, उसे अभिलेख कहते हैं। ठीक है, जैसे लेख पत्थर पर जो उत्तीर्ण किए गए धातु की अपेक्षाकृत जो कठोर सतह पर कोई चिन्ह मिला हो, कोई दाग का निशान उकेरे गए हों, उसको क्या बोलते हैं? अभिलेख कहते थे। ठीक है, तो अभिलेख उस समय के राजा महाराजा द्वारा जो कि लिखे जाते थे और आने वाली पीढ़ियों में जानने के लिए कि हमारे वंशज क्या किए हुए हैं, इस तरह के जानने के लिए कुछ साक्ष्य मिले हुए हैं जो कि उस समय के मानव करते थे। तो शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को उत्कीर्ण करवाते थे। जो शासक थे अपने आदेश जो देते थे उत्कीर्ण करवाते थे, अभिलेख करवाते थे पत्थरों पर, ताकि लोग उन्हें पढ़कर पालन कर सके और आने वाले पीढ़ी जो याद कर सके कि हाँ, हमारे पूर्वज ऐसे कर गए थे और हम भी करेंगे, ताकि आने वाले समय में याद रहे। इस तरह के काम होता था। चलिए आइए नेक्स्ट, पांडुलिपि आप लोग जानते होंगे और पढ़े भी होंगे। तो पांडुलिपि को तैयार करने में जो कि 4 चरण से गुजरना पड़ता था। तो पांडुलिपि प्रथम चरण जो कि कागज़ तैयार पहले करना होता था, दूसरा लेखन कार्य करना होता था, तीसरा महत्वपूर्ण शब्द और अनुच्छेदों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए सोने को पिघलाकर उनका प्रयोग किया जाता था। जैसे आप लोग जो पढ़ते हैं उसका हाइलाइटर से कैसे उसको हाईलाइट करते हैं, उसी तरह से जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद होते थे उस पर क्या कहता है? सोने को पिघलाकर उनका प्रयोग किया जाता था ताकि हाईलाइट रहे और दिखे। उसके बाद जिल्द तैयार करना। तो इतने सारे जो कि पांडुलिपि को तैयार करने में सामग्रियाँ जुटाई जाती थी, लगती थी। चलिए आइए, तो दोस्तों जो कि एनसीईआरटी में आपका भाग 1 और पार्ट 1 में जो कि इतना सारा आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट बन जाता है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 पर बात करेंगे, अध्याय 2 में हम लोग प्रवेश करेंगे। तो दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा हमको ज़रूर कमेंट में कहिएगा, और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 लेकर आए कि नहीं आए ये भी हमको कमेंट में कहिएगा। तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।